अब देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है पॉलीमर्स, बहुलक। ओके, तो देखो बच्चों, पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जो टू पार्ट्स से मिलकर बना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है पॉली, मींस मैनी, और जो सेकेंड पार्ट है वो है मर, मींस यूनिट। ओके, तो इस तरह एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल जो लार्ज स्केल में रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स इनकी ज्वाइनिंग से बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल जो लार्ज स्केल में रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स इनकी ज्वाइनिंग से बनता है, वो है पॉलीमर। इस पॉलीमर के फॉर्मेशन में जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं मोनोमर। समझ गए बच्चों कि जो यूनिट्स बार बार रिपीटेड होती हैं जिनसे पॉलीमर बनता है, तो वो जो रिपीटिंग यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। और इन मोनोमर्स से एक पॉलीमर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। ओके, यही डेफिनेशन है। तो देखो यहां पर मैंने लिखा है कि वर्ड पॉलीमर इज ग्रीक वर्ड। ओके, इसके टू पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो है पॉली और दूसरा है मर। तो पॉली मींस मैनी और मर मींस यूनिट्स। ओके, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 10⁻³ से 10⁻⁷ U तक होता है। ओके, एटॉमिक मास यूनिट में, which are formed by joining of repeating structural units on large scale। समझ गए ना कि लार्ज स्केल में जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं उनके जुड़ने, उनकी ज्वाइनिंग से बनता है। तो ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल ही क्या कहलाता है बच्चों? पॉलीमर। इसमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जो बार बार रिपीटेड हो रही हैं उनको तो बोलते हैं क्या? मोनोमर्स। द रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, उनको क्या बोला गया है? मोनोमर्स। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स, किससे वो बन रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। समझे बच्चों कि ऐसा एक बृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल जो बहुत अधिक संख्या में, समझ गए ना, बहुत अधिक संख्या में पुनरावृत्ति करने वाली संरचनात्मक इकाइयों के जुड़ने से बनता है, ज्वाइनिंग से बनता है, वही है पॉलीमर। पॉलीमर में वो यूनिट्स जो बार बार रिपीटेड होती हैं उनको बोला जाता है मोनोमर, एक लक। और मोनोमर्स से मींस एक लक से पॉलीमर का बहुलक का बनने का जो प्रोसेस है वो है बहुलीकरण। ओके, ऐसे बृहद अणु जिनका मॉलिक्यूलर वेट यहां से यहां तक U में, ओके, 10⁻³ से 10⁻⁷ U तक होता है, जो बड़ी संख्या में पुनरावृत्ति करने वाली संरचनात्मक इकाइयों से, इस संरचनात्मक इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। ओके, जो उनके जुड़ने से बनते हैं बहुलक कहलाते हैं। और पुनरावृत्ति करने वाले जो सरल अणु हैं, इकाइयां हैं, वो क्या है? एकलक। और एक लक से बहुलक का बनना बहुलीकरण। जैसे ये है इथाइलिन, मोनोमर। एन मतलब लार्ज स्केल में, यहां पर एन क्या है? बहुत अधिक संख्या में पॉलीमराइजेशन हुआ, तो इस तरह से ये रिपीटेड यूनिट दिख रही है, तो ये जो बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर, मींस पॉलीथीन बन गया। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं, वो सब इसमें आएंगे पॉलीमर। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं
पॉलीमर्स जो हैं उनके क्लासिफिकेशन। ओके, तो देखो बच्चों क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, इनमें से कौन सा इलास्टोमर है, इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है, तो हम ये सब क्वेश्चन इसके बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के बेस पर। बहुत ही इजी है। अब देखो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का, उसमें कई बेस लिए गए, उन सब में कौन कौन से बेसिस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ओके, कि जो स्रोत है, सोर्सेस मतलब पॉलीमर कहां से मिल रहा है, इसके बेस पर जो है पॉलीमर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखो, एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, प्राकृतिक बहुलक, तो फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे पॉलीमर्स जो कि प्लांट्स से या एनिमल्स से इनसे मिलते हैं या इनमें पाए जाते हैं। समझ गए बच्चों कि पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं, तो वो तो है हमारे नेचुरल पॉलीमर। जैसे प्रोटीन्स हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट में होते हैं, तो ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं। सेल्यूलोज है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज का है, ये अल्फा ग्लूकोज से बना है। नेचुरल रबर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, सिल्क हो गया पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स जो कि डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स या आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, संश्लेषित पॉलीमर। तो ये जो है मैन मेड पॉलीमर्स है, मींस इन्हें आर्टिफिशियल मेथड से लैब में बनाया गया है। ओके, दीज आर मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है, मींस ये आर्टिफिशियल मेथड से लैब में बनाए गए हैं। और आज सबसे ज्यादा जो यूजफुल पॉलीमर्स हैं वो यही है, चाहे पॉलीथीन देख लो, टेफ्लॉन देख लो, बैक्टेलाइट देख लो, टेरिलीन देख लो, नायलॉन देख लो, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स। स्टेबल भी है, इनर्ट भी है, मजबूत भी होते हैं और लॉन्ग लाइफ होती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं। जैसे कि पीवीसी पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, टेफ्लॉन पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसके अलावा बैकेलाइट, नायलॉन, बहुत सारे पॉलीमर्स, हमें पूरी यूनिट में इन्हीं को ही डिस्कस करना है। और तीसरे होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, अर्ध संश्लेषित पॉलीमर। ये क्या है, जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं उन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं, तो फिर एक नया पॉलीमर बनता है, इसे बोला गया है सेमी सिंथेटिक, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर आफ्टर सम मॉडिफिकेशन। समझ गए बच्चों कि जो प्राकृतिक बहुलक है उन्हीं में कुछ रूपांतरण किया जाता है। जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज जैंथेट, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब कहलाते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेल्यूलोज के यूजेस में मैंने बताया था बहुत सारे इस तरह के पॉलीमर्स में। ये है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो पहले यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, संरचना के आधार पर। ओके, तो देखो बच्चों, इस बेस पर इसके 3 टाइप्स हैं। एक तो होते हैं लीनियर पॉलीमर्स, रेखीय बहुलक। इनमें क्या होगा कि जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं वो स्ट्रेट चेन होती हैं, उनमें कहीं ब्रांचिंग नहीं होती। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट पॉलीमेरिक चेन। समझ गए ना, इसमें लंबी लंबी जो है पॉलीमेरिक चेन्स होंगी, बहुलक की लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं और वो बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड होती हैं। ऐसी पैकिंग के कारण ही ये वेल डिफाइंड क्लोज पैकिंग होती है और हाई डेंसिटी वाले होते हैं। उच्च निबिड़ संतुलन के कारण घनत्व छोटा, मतलब इस तरह से हम ये कहें कि ये पेन्स दिख रहे हैं तो ये पॉलीमेरिक चेन होगी, तो वो इस तरह से एक साथ रहते हैं, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से ये पैक्ड हो जाते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, PVC हो गया, डेक्रोम पॉलिस्टर हो गया, जो भी फाइबर्स हैं जैसे कि नायलॉन 6, इसके अलावा सिल्क है, वूल है, ये सब किसमें आते हैं बच्चों, लीनियर पॉलीमर्स में।
आप इनके एग्जाम्पल अच्छे से देखें और याद रखें कि जो भी फाइबर्स हैं वो सब इसमें आते हैं। दूसरे होते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा कि ये जो मेजर जो चेन है पॉलीमेरिक चेन में, उसमें कुछ साइड में ब्रांचेस आ जाती हैं। अब जब ब्रांचेस आ जाती हैं तो ऐसे में पॉलीमेरिक चेन अच्छी तरह से क्लोजली पैक्ड नहीं होती, इसलिए इनकी डेंसिटी काफी कम होती है। ओके, तो यही है कि कंटेन लीनियर चेन विद सम ब्रांचेस, इनमें लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जो शाखित होती है, मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लीनियर है, इसमें बिल्कुल पैक्ड है, ये जो है इस तरह से शाखाएं एक ब्रांचेस आ जाती हैं जिसके कारण इनकी अच्छी क्लोज पैकिंग नहीं होती। जैसे कि LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है, निम्न घनत्व की पॉलीथीन है, एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बताया था, ग्लाइकोजेन देखो आप इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं। तीसरे है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर्स हैं बच्चों, समझ गए ना, त्रियकबद्ध बहुलक, इसमें पॉलीमेरिक जो चेन्स होती हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, जिसके कारण ये पॉलीमेरिक चेन क्रॉस लिंक्ड हो जाती है, मींस त्रियकबद्ध हो जाती हैं, इनमें 3D नेटवर्क बनता है। ये जो होते हैं ब्रिटल नेचर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, 3D नेटवर्क है, तो यही लिखा है कि कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स ओके बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमेरिक चेन। समझ गए बच्चों कि इनमें जो है पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड आ जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड ब्रिटल एंड 3D नेटवर्क, तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, थर्मोसेटिक पॉलीमर होते हैं। आप देखोगे इनकी जो एग्जांपल है वो है बेकेलाइट, मेलेमिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर। तो इस तरह की जो है वल्कनाइज्ड रबर में इलास्टोमेरिक नेचर है, बट उनमें सल्फर बॉन्ड्स होते हैं बीच में क्रॉस लिंकिंग के फॉर्म में, तो इस तरह की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है पॉलीमेरिक चेन। मतलब ये जो दिख रही है ये क्या है, पॉलीमेरिक स्ट्रेट चेन। ओके, और ये जो है यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, क्रॉस लिंकिंग। तो इस तरह के पॉलीमर्स में आते हैं बेकेलाइट, मेलेमिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, वल्कनाइज्ड रबर, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इसके इस तरह से स्ट्रक्चर के बेस पर ये 3 टाइप्स हैं टोटल। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं और वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स, एकलक इकाइयों के प्रकार के आधार पर। तो देखो एक होते हैं होमोपॉलीमर्स, समबहुलक, फॉर्म्ड बाय वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट्स, केवल एक ही प्रकार की मोनोमर यूनिट्स से बने होते हैं। समझ गए बच्चों, जैसे सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीथीन, इथाइलिन, पीवीसी वाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथीन, ओरलॉन या PAN, एक्रिलोनाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड, नेचुरल रबर, आइसोप्रीन, गट्टा पर्चा भी आइसोप्रीन। इनका सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग होता है, जो हम इनको डिटेल में लेंगे तब बताऊंगा। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम, इसके अलावा पॉलीब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन, PMMA प्लेक्सीग्लास भी कहलाता है, प्लेक्सीग्लास, मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट इससे बना होता है, और इसमें P पॉली लगा दें तो पॉली मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कांच जैसा दिखता है, इसका यूज होता है लेंसेज बनाने में। PEA पॉलीइथाइल एक्रिलेट, नियोप्रीन, क्लोरोपिलीन। तो ये जो सब एग्जांपल्स हैं बच्चों ये हैं होमोपॉलीमर्स। ऑब्जेक्ट होता है इनमें से कौन सा होमोपॉलीमर है, तो ये याद रखना है। दूसरे हैं हेटेरोपॉलीमर्स, ये इन्हीं को बोला जाता है कोपॉलीमर। क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर, फॉर्म्ड बाय 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। इनमें 2 और मोर टाइप्स के मोनोमर यूनिट्स हो सकते हैं। समझ गए बच्चों, 2 से अधिक प्रकार के एकलक से बने होते हैं, जैसे टेरिलीन, जिसे डेक्रोन या पॉलिस्टर, समझ गए ना, इसी को पॉलिस्टर भी बोलते हैं, डेक्रोन, टेरिलीन। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल और टरफैलिक एसिड के कंडेंसेशन से बनता है। ब्यूना एस ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूना एस ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन, एन नाइट्राइल को, एस स्टाइरिन को, ब्यू ब्यूटाडाइन को, एन सोडियम की प्रेजेंस में बनते हैं। नायलॉन 6
एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। समझ गए ना बच्चों। इसके अलावा है ग्लिक्टर इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, PHBP 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटा, ठीक है, लोइक एसिड प्लस हाइड्रोक्सी बिलारिक एसिड। इसके अलावा बेकिलाइट, ठीक है, जो कि किससे बना है आप देखोगे इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड इनसे बना होता है। इसमें नोवोलैक भी आता है जो कि किससे बना हुआ होता है बच्चों, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो ये सब, ये जो नीचे मैंने बताया आपको, ये सब किससे बने हुए हैं, हेट्रोपॉलीमर्स हैं। ये यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर। ओके, पहला इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है एडिशन पॉलीमर्स या चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, युगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक। तो ऐसे पॉलीमर्स जो कि एडिशन रिएक्शन से बनते हैं, मींस एक चेन ग्रोथ रिएक्शन चलती है जिसमें रिएक्शन का हर एक स्टेप अपने नेक्स्ट जो मोनोमर यूनिट है उस पर डिपेंड करता है और अपने प्रीसीडिंग स्टेप पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। समझ गए ना। ऐसे पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से या चेन ग्रोथ रिएक्शन से बनते हैं, इसमें हर एक स्टेप नेक्स्ट पॉलीमर मोनोमर में डिपेंड करता है। इसके अलावा अपने प्रीसीडिंग स्टेप पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे मोनोमर्स क्या कहलाते हैं, सॉरी ऐसे पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं बच्चों, एडिशन पॉलीमर्स। समझ गए ना कि फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन इन विच ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द अदर मोनोमर यूनिट। ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन कंज्यूम अ मोनोमर एंड प्रोड्यूस अनदर सिमिलर वन। मतलब एक यूनिट ये है, एक ये है, तो ये जुड़ गई। अब ये जो बना एक पॉलीमेरिक फॉर्म जो रेडिकल बन रहा है, इसका आगे चलना अगली यूनिट पे डिपेंड करेगा। मींस यहाँ रिएक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होगी। यहाँ एक रेडिकल बना, फिर अगला रेडिकल, इस तरह से एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे, तब जाके क्या बनता है एक, मतलब हर एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो वो क्या कहलाता है हमारा एडिशन पॉलीमर्स। ओके, ऐसे बहुलक जो योगात्मक बहुलीकरण या श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण से बनते हैं। योगात्मक बहुलीकरण आपको ध्यान रखना है बच्चों, ऐसा बहुलीकरण है, ऐसा पॉलीमराइजेशन है जिसमें हर एक स्टेप अगले यूनिट पे डिपेंड करता है। जब हम उसे एंड करेंगे तब रिएक्शन एंड होती है। मींस हर एक स्टेप अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता। ऐसी अभिक्रिया का प्रत्येक पद अगली एकलक पर निर्भर करता है और प्रत्येक पद में एक इकाई जुड़ती जाती है तथा एक मूलक बनता है जो पूर्ण मूलक जैसा ही होता है। मतलब एक फ्री रेडिकल बन गया या एक एनाइन बन गया या कैटाइन, फिर अगली यूनिट जुड़ी फिर रेडिकल बन गया। इस तरह से हर एक स्टेप में एक रेडिकल बनता जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है क्या, एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर से बनने वाले जो पॉलीमर्स है वो एडिशन पॉलीमर। देखो कौन कौन से, और यहाँ ध्यान रखना है कि जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो अनसैचुरेटेड होती है, मतलब इनमें डबल बॉन्ड होगा। जहां पर भी अनसैचुरेटेड यूनिट जुड़ती हुई दिख रही है, ध्यान रखें वहां पर एडिशन पॉलीमर। दूसरा ये होता है कि जनरली इनमें पॉली लगा होता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, पॉलीमिथाइल, मिथाइल एक्रिलेट, पॉलीइथाइल एक्रिलेट। तो ये आप देख रहे हैं कि पॉली तो लगा ही होगा। इसके अलावा आप देखोगे टेफ्लॉन हो गया, पॉली फ्लोरोइथाइलिन इसी को बोलते हैं, पॉलीब्यूटाडाइन देख रहे हैं, ब्यूना एस ब्यूटाडाइन और स्टाइलिन से बनेगा ब्यूटाडाइन और एन की एडिशन नियोप्रीन, नेचुरल रबर, गट्टा पर्चा, ये सब क्या है बच्चों, एडिशन पॉलीमर्स। इनमें सब में आप देखोगे मोनोमर यूनिट जरूर अनसैचुरेटेड रही होगी। दूसरे है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स।
मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ये वाई फंक्शनल जो मोनोमर यूनिट होंगी वो वाई फंक्शनल होंगी, मींस उनके दोनों टर्मिनल रिएक्टिव होंगे। इसमें आप देखोगे कि रिएक्शन का हर एक स्टेप अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, प्रीसीडिंग स्टेप और अगले मोनोमर यूनिट से। मींस दो जुड़ गए तो अपने आप में एक कंप्लीट हो गया। जैसे मान लो दो अमाइनो एसिड जुड़ गए, समझ गए ना। अब दो अमाइनो एसिड जुड़ गए तो डाइपेप्टाइड बन गया। बने ट्राइपेप्टाइड, ना बने से कोई मतलब, अगला जुड़ गया ट्राई, तो हर एक स्टेप अपने आप में फ्री है। तो इस तरह से प्रोटीन्स हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गए, तो ये इस तरह के पॉलीमर्स हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। कौन वाला? कंडेंसेशन रिएक्शन और स्टेप ग्रोथ रिएक्शन, इन विच ईच ऑफ द स्टेप ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रीसीडिंग वन। ये बहुलक संघनन बहुलीकरण या पद वृद्धि बहुलीकरण अभिक्रिया से बनते हैं, जिसमें अभिक्रिया का प्रत्येक पद अपने प्रारंभिक पद और अगले एक लक्ष्य से मुक्त होता है, फ्री होता है। मोनोमर यूनिट बाई फंक्शनल होंगे, जैसे पॉलीस्टाइरीन डेक्रोन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, बैकेलाइट है, ग्लिप्टल है, नायलॉन 610 है, PHB है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो है प्रोटीन जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, ठीक है। सेलुलोज हो गया, ओके, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए, समझ गए बच्चों। ये सब इसी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब मोनोमर यूनिट्स जुड़ती हैं तो इनमें कंडेंसेशन का एक पहचान होती है कि जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूलर यूनिट निकलती है, जैसे H2O, अमोनिया, इस तरह से। तो ये जो पॉलीमर्स हैं ये है। इनमें आप देख रहे हैं कि एक को छोड़कर, पॉलिस्टर को छोड़कर ज्यादातर में आप देख रहे हैं इनके स्पेसिफिक नेम है, ओके। जैसे देखो प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ग्लिप्टल, नायलॉन 6, इस तरह से ये इसमें आते हैं। ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं और ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। 5th नंबर का क्लासिफिकेशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको कोई भी पॉलीमर दे दिया गया और पूछा जाएगा कि ये किस कैटेगरी में आएगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर, ओके। तो ये याद रखना है। देखो फर्स्ट है इलास्टोमर्स, इनको बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टिक पॉलीमर। इलास्टोमर्स मींस होता है कि ऐसे पॉलीमर्स जिनमें रबर लाइक नेचर होता है, मींस इलास्टिसिटी होती है, समझ गए ना। हैविंग रबर लाइक नेचर मींस इलास्टिक नेचर। और इसमें जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं वो बहुत ही वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस वान डेर वाल फोर्सेस से जुड़ी होती है, इसलिए इनको खींचा जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है, समझ गए ना। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, रबर समझ रहे ना, खींचा जा सकता है इनको। इस तरह के कि having rubber-like nature and polymeric chains are held together by decast molecular forces, van der Waals forces। ऐसे बहुलक जिनमें रबर के समान गुण है प्रत्यास्था का, इनमें बहुलक श्रृंखलाएं दुर्बल आणविक बलों, van der Waals बलों से जुड़ी होती हैं। देखो इनमें कौन-कौन से आते हैं, जैसे कि नियोप्रीन रबर, ब्यूना S रबर, ब्यूना N रबर, पॉलीब्यूटाडाइन रबर, नेचुरल रबर, वल्कनाइज्ड रबर, ये सब क्या है बच्चों? इलास्टोमर्स। इनमें वीक van der Waals फोर्सेस होने के कारण ये स्ट्रेचेबल होते हैं। दूसरे होते हैं फाइबर्स, रेसिन। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनमें पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, लाइक एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसके कारण ये ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होते। इनमें लीस्ट जो है इलास्टिसिटी होती है, समझ गए ना, कि हैविंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स, दे इंपार्ट क्रिस्टलाइन नेचर। इनमें क्रिस्टलाइन नेचर दिखता है, क्रिस्टल जैसे दिखता है ड्यू टू क्लोज पैकिंग। एंड इनमें जो फाइबर्स हैं बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड होते हैं और ऐसे इनमें क्रिस्टलाइन नेचर एंड लीस्ट इलास्टिक नेचर, और इनमें इलास्टिक नेचर बहुत ही कम होगा। ऐसे बहुलक जिनमें बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल आणविक बल पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उच्च कोटि का निबिड़ संतुलन के कारण एक कृष्णीय गुण दर्शाते हैं और प्रत्यास्था का गुण बहुत ही
लो कैटेगरी होता है, जबकि इनमें हाईएस्ट इलास्टिसिटी होती है, मींस ये स्ट्रेचेबल नहीं है, इनमें टेंसल स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होती है। समझ गए बच्चों, ऐसे बहुलक जिनमें बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल आणविक बल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, उच्च कोटि का निविड़ संतुलन है और प्रत्यास्था का गुण न्यूनतम है। जैसे टेरिलीन जिसको हम डेक्रोन बोलते हैं, पॉलिस्टर, एलसी को बोलेंगे क्या, पॉलिस्टर, ओके, पॉलिस्टर हो गया, टेरी एक आता है ना, टेरी बूल होता है, टेरिलीन, तो इसके अलावा टेरिकॉट, ठीक है, एक होता है टेरिलीन का टेरिबूल, टेरिबूल, तो इस तरह के देखो, तो ये हो गया, ठीक है, PAN ओरलोन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिससे कि आप देखते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बनता है, नायलॉन 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नायलॉन 6 है, सिल्क है, हेयर है, वूल है, कॉटन है, मायोसिन प्रोटीन है, फाइब्रोन प्रोटीन है, टेंडन्स है, टेरिकॉट है, टेरिबूल्स है, ये सब क्या है बच्चों, फाइबर्स होते हैं। इनका सबसे ज्यादा यूज जो है इसमें होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि फाइबर लाइक पॉलीमर है और बहुत आसानी से इनके टेक्सटाइल या कहें कि हमारे जो है कपड़े जो बनते हैं वो इन्हीं से ज़्यादातर बनते हैं। आर्टिफिशियल जितने भी ऊन आता है, टेरिबूल, ठीक है, वो इसी तरह से PAN, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ तक समझ गए, पहले दो को लिखिए। अब देखो बच्चों, जो कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर हमने देखे हैं पॉलीमर, सभी 2 देखे आपने, कुल मिला के ये फोर्स है। पहला था आपने देखा इलास्टोमर, फाइबर्स, नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ताप सुनम में बहुलक, इन्हीं को प्लास्टिक बोलते हैं। तो ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनकी पॉलीमेरिक चेन्स जो होती हैं उनके बीच के जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो फाइबर्स जो हैं उनसे तो वीक हैं, बट जो इलास्टोमर्स हैं उनसे स्ट्रॉन्ग है। मींस इलास्टोमर और फाइबर्स इनके बीच के होते हैं, ना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही बहुत ज्यादा क्या है, ये सॉफ्ट है। और ये रिमोल्डेड किए जा सकते हैं। क्यों रिमोल्डेड कर सकते हैं? क्योंकि ये हीटेड करने पर तो सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल्ड करने पर ये क्या हो जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं। तो इनका यूज अगेन टू अगेन हो सकता है। ये लिखा है कि पॉलीमर हैव एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। दे आर नाइदर वेरी स्ट्रॉन्ग नाइदर वेरी वीक। दे आर capable to softening on heating and hardening on cooling. Therefore, they are remolded, reset again to again in new object or form. समझ गए बच्चों? और ये ज्यादातर क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स। ध्यान रखें, इनमें जो चेन पॉलीमेरिक चेन है वो लीनियर्स होती है। तो समझ गए बच्चों कि ऐसे बहुलक जिनमें कालांतर व प्रत्यास्था तथा रेशे बहुलकों के मध्य के होते हैं, ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बहुत ज्यादा वीक। ये बहुत अधिक कठोर या मुलायम नहीं होते। इन्हें गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर होने का गुण होता है, इसलिए इन्हें कई बार नए रूप में ढाला जा सकता है। आप देखते हैं कोई प्लास्टिक बिक जाती है, कुछ नहीं बिकती। ओके, तो ये सब किसमें आते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, PMMA, PEA, टेफ्लॉन, ये सारे जो प्लास्टिक हैं हम देखते हैं इनका रीयूज हो जाता है बार बार। और फिर एक होते हैं थर्मोस्टैटिक पॉलीमर, ताप दृढ़ बहुलक। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनमें पॉलीमेरिक चेन क्रॉस लिंक्ड होती हैं या ब्रांच्ड होती है। एक बार क्रॉस लिंकिंग हो गई तो फिर दोबारा इनमें पॉसिबल नहीं है। मींस इनको रिमोल्डेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक बार ही सॉलिड होते हैं, फ्यूजेबल नहीं है, मींस इनफ्यूजेबल होते हैं। दे आर क्रॉस लिंक्ड और हैवली ब्रांच्ड पॉलीमर्स। दे आर इनफ्यूजेबल एंड नॉट रिमोल्डेड इन न्यू ऑब्जेक्ट बाय हीटिंग, नॉट रीयूज्ड। इनको हीट नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुलक जो अत्यधिक तिर्यकबद्ध और साखित है तथा इन्हें नए रूप में पुनः नहीं ढाला जा सकता, इनका पुनरुपयोग नहीं होता। जैसे कि बैटरी आप देखते हैं स्विच बोर्ड में, जो बोर्ड में बटन्स हैं, अगर आप इनमें देखोगे इनका एक बार टूट गया, खराब हो गया, तो फिर हम इनको कोई खरीदता नहीं है। ठीक है, गिलिप्टाल हो गया, टेरिलीन हो गया, कपड़े में जो टेरिलीन जो आती है ये, ठीक है, तो ये यूज नहीं होती। मैलिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, तो ये सब कैसे हैं, थर्मोसेटिंग वाले। ऐसे ही आप देख लो ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूनाइज, ये एक बार ही सेटिंग में आते हैं।
एक बार बन गए फिर दोबारा रीयूज नहीं होता। तो इस तरह के तो कुल मिला के ये क्लासिफिकेशन था पॉलीमर्स का। कौन कौन से? एक तो नेचुरल मतलब सोर्स के बेस पर, दूसरा आपने देखा स्ट्रक्चर के बेस पर, समझ गए ना, तीसरा आपने देखा था पॉलीमराइजेशन के बेस पर, मीन सिंथेसिस के बेस पर, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेस पर, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनमें जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। एक या दो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं लेकिन इनसे रिलेटेड आ जाते हैं। ओके, तो यहां तक पहले नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि। तो यहाँ पर हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे चलता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर 3 मैकेनिज्म दी गई है। एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक है कैटायनिक फॉर्मेशन मैकेनिज्म, और एक है एनायन फॉर्मेशन मैकेनिज्म। तो हम एक एक करके लेंगे। जैसे यह है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि। आप देखोगे तीनों जो मैकेनिज्म बताऊंगा, चाहे फ्री रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक, ये कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। देखो पहला जो स्टेप होता है फर्स्ट, ये कहलाता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप। समझ गए बच्चों? इसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभ पद। ओके, तो यहां पर चेन इनिशिएशन में रिएक्शन को स्टार्ट जो होती है, तो वो कैसे स्टार्ट होती है वो आता है। तो यहां पर कि डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कैटलिस्ट लाइक एज ठीक है, यहाँ पर ये होता है बेंजॉइल परऑक्साइड, एक ये हो सकता है एसिटाइल परऑक्साइड, ये हो सकता है, ठीक है, एक होता है टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, और यहाँ पर एक और होता है बेंजोक्विनोन। ओके, are used in this step। समझ गए बच्चों कि ये जो परऑक्साइड्स हैं, ये बेंजोक्विनोन are used in this step। they give free radical in the presence of, समझ गए ना, लाइट या हीट, हम ऐसे लिख सकते हैं, या हीट, लाइट और हीट, इनकी प्रेजेंस में, एंड स्टार्ट्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि ये एक ऐसा स्टेप है जहां पर ये कैटालिस्ट जो होते हैं, ये लाइट या हीट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बना देते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहां तक बात समझ गए? अब देखो कैसे, जैसे हमने लिया C6H5COOO COC6H5, ये क्या है हमारा यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेंजॉइल, है ना, ये बेंजॉइल परऑक्साइड। जैसे ही इसको हीट किया जाए या लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, तो सबसे पहले ये ब्रेक होता है C6H5OO3 रेडिकल, ऐसा ये आगे डिकम्पोज होके C6H5+2 क्या बना देगा, CO। तो यहां पर ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। समझ गए ना? तो यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगा कि अब जो कैटालिस्ट बना ये बहुत अधिक रिएक्टिव होगा। क्या होता है, रिएक्टिव फ्री रेडिकल। तो यहां से परऑक्साइड, अब चाहे यहां बेंजॉइल परऑक्साइड ले सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड ले सकते हैं,
इसके अलावा एसिटाइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। तो ये लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं और इनके ये फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं, जो आगे ब्रेक होकर फिनाइल रेडिकल में चेंज हो गया, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम यहाँ पर दूसरा जो स्टेप आता है, अब मैं यहाँ इसको हटा दूंगा। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों कि इनमें इनका कैटालिस्ट के रूप में यूज होता है, ऐसा लिखना है आपको। और ये लाइट की प्रेजेंस में मुक्त मूलक में बदलकर और मुक्त जो है बहुलीकरण की क्रिया विधि या क्रिया को स्टार्ट करते हैं। इसलिए इस स्टेप को बोला गया है, कौन सा स्टेप? चेन इनिशिएशन। ओके, अब देखो दूसरा जो स्टेप होता है जिसको बोलते हैं चेन प्रोपागेशन, समझ गए ना? इसको बोलते हैं श्रृंखला संचरण पथ। तो देखो बच्चों, ये जो स्टेप होगा, ठीक है, स्टेप्स take place in chain reaction, इसमें जो है एक चेन रिएक्शन में चलेगा। देखो कैसे, तो यहां जो फिनाइल रेडिकल बना फ्री रेडिकल प्लस, सपोज हम यहां पर CH2 ये क्या ले रहे हैं? इथाइलिन। ओके, हमने क्या ले लिया? इथाइलिन। तो ऐसे में इथाइलिन से ये टकराएगा, इससे कोलिजन करेगा और ये इससे एक कॉम्बिनेशन करेगा यहाँ पर, और CH2 अब ये भी एक क्या बन गया? फ्री रेडिकल। समझ गए कि यहां से ये जो था बॉन्ड यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया, और यहां पर आपके पास क्या मिल गया? एक एल्काइल बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब ये और आगे रिएक्शन देखो कैसे चलेगी? C6H5 CH2 प्लस, फिर दूसरा आ गया यहाँ पर मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर हुआ। ओके, फिर रेडिकल बन जाएगा C6H5 CH2 ये भी एक क्या है? फ्री रेडिकल। और ऐसा ही चलता रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 N ऐसे लिखेंगे, तो फाइनली CH2 होल N और CH2 तो ये एक क्या बन गया बच्चों? पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल। जितना चाहे चेन बढ़ाते जाते। तो आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन लगातार एक स्टेप बाय स्टेप चेन रिएक्शन के फॉर्म में चल रही है, और इस तरह से रेडिकल्स एक के बाद एक मोनोमर यूनिट जो है, ये क्या है? मोनोमर यूनिट एडेड होती जाती है। हर एक स्टेप नेक्स्ट अपने रेडिकल पर या नेक्स्ट मोनोमर पर डिपेंड करता है। अभी इंडिपेंडेंट स्टेप नहीं है, समझ गए ना? तो यहां तक समझ गए। अब आता है कि रिएक्शन को स्टॉप करना। तो इस तरह से डिजायर्ड लेंथ का एक फ्री रेडिकल पॉलीमेरिक फॉर्म में मिल गया। अब जो तीसरा स्टेप होता है, जहां पर रिएक्शन मतलब हमें जितना बड़ा पॉलीमर चाहिए था वो हमने ले लिया, अब रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। तो यहां पर आता है थर्ड स्टेप जो होगा, वो है चेन टर्मिनेशन। क्या आएगा? चेन टर्मिनेशन, श्रृंखला समापन। अब श्रृंखला को रोकना होता है, टर्मिनेटेड करना होता है, ठीक है? मतलब जो पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल है, टर्मिनेटेड into neutral molecule and reaction stopped। समझ गए बच्चों कि यहां पर जो बहुलक मुक्त मूलक ठीक है, वो टर्मिनेटेड होकर क्या बना देता है? एक उदासीन बहुलक पॉलीमर, हम ये कह सकते हैं पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, और अभिक्रिया रुक जाती है। समझ गए ना? यहाँ पर रिएक्शन अब क्या हो जाएगी?
स्टॉप हो जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है? जो टर्मिनेशन है बच्चों, टर्मिनेशन टेक्स प्लेस कैन बी टेक्स प्लेस बाय, एक तो हो सकता है कि एडिशन ऑफ बेस और लॉस ऑफ प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन हट जाए या फिर कोई बेस जुड़ जाए, इससे हो सकता है। तो देखो यहां पर कैसे आपने लिखा C6H5 CH2 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 होल CH2 CH2। अभी ये जो है ये क्या है? फ्री रेडिकल। ओके, ये एक्टिव फॉर्म है। नो यहां पर मुक्त मूलक टर्मिनेट होकर उदासीन मूलक बना, यहां पर ऐसे होता है, ठीक है। और टर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, ये होता है बच्चों, सॉरी यहां पर जो टर्मिनेशन है वो फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से होगा। कैसे? ये है C6H5 CH2 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 होल एंड CH2 CH2। तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक यहां से आ गया, और ये रिकंबाइंड हो गए C6H5 CH2 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 होल एंड CH2 CH2, यहां बॉन्ड बन गया CH2 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 होल एंड CH2 CH2 C6H5। अब ये बन गया हमारा क्या? पॉलीमर, जो कि क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों? इस तरह से रिकंबाइन हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स और रिएक्शन क्या हो जाती है? स्टॉप। या तो फिर जो मोनोमर्स है उसकी सप्लाई बंद कर दी जाए, तो इस तरह से पॉलीमेरिक चेन्स जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, या कुछ टर्मिनेटर्स यूज होते हैं इन रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन का यूज होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है। यहां तक बात समझ गए? तो कुल मिला के ये क्या थी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुई। अब आता है कि इसका इस मैकेनिज्म देखो, तो दिस जो मैकेनिज्म है यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, ठीक है, जिसमें पॉलीथीन बनेगी। इसके अलावा वाइनिल क्लोराइड, ओके, जिसमें कि पीवीसी बनता है। इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर फॉर्मेशन इसमें यूज होती है। इसके अलावा PMMA है, PEA है। जहां पर भी टेफ्लॉन है, जहां पर भी आपको, ठीक है, क्या दिखता है? पेरोक्साइड, तो वहां पर आप देखोगे पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीब्यूटाडाइन है। तो जहां पर भी आपको ऐसा दिखता है कि पेरोक्साइड का यूज किया गया हो, या फिर ऐसा लिखा हो FeSO4 + H2O2, ध्यान रखें यहां पर भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो जहां पर आपको एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा दिख रहा है, सीधा आप वहां लिख दें कौन सी मैकेनिज्म होगी वहां पर? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहां तक समझ गए होंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में अच्छी तरह से। अब देखो, तो इसमें जो क्वेश्चन होता है ना, एक तो आपको कोई भी पॉलीमर दे रखा होगा, लिखा होगा इसमें कि पॉलीमर का फॉर्मेशन किस मैकेनिज्म से होगा। ध्यान रखें पेरोक्साइड है, और जो मैंने बताया है आपको पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीप्रोपाइलीन, PMMA, PEA, इनका पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में चलता है। अब दूसरा जो है वो है कैटायनिक। समझ गए बच्चों? अब हम नेक्स्ट जो मेथड लेंगे, या हम जो नेक्स्ट है वो है कैटायनिक मैकेनिज्म। ये आप ये भी देखोगे, ये भी जो है कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। किसमें होती है? 3 स्टेप्स में। अब देखो यहां पर फर्स्ट स्टेप जो होगा, मतलब यहां पर है चेन इनिशिएशन, ओके। तो यहां पर ये है
initiated या initiates by formation of carbocation in the presence of प्रोटोनिक एसिड्स, जैसे कि यहाँ पर H2SO4 है, HF है, HCl है और ठीक है लुईस एसिड्स जैसे कि AlCl3 है, BCl3 है, BF3 है, इनकी प्रेजेंस में इनिशिएट होगी। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि फर्स्ट स्टेप में ही कार्ब कैटाइन बनता, तो यहाँ से कार्ब कैटाइन की जैसे यहाँ पर हमने लिया HF gives H plus plus F minus। ओके, अब यहाँ पर जो H plus है ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सपोज यहाँ X है, यहाँ पर X देखो क्या हो सकते हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, NH2 है, OH है, C6H5 है, इस तरह से जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड है तो यहाँ पर Cl होगा। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का जो पॉलीमराइजेशन है ना वैसे ठीक है मेनली कैटायनिक मैकेनिज्म से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों देखो कि यहाँ हो जाएगा ये जो प्रोटॉन है ये पूरा का पूरा यहाँ ऐड होगा और इसका जो पेयर है तो यहाँ आ जाएगा क्या, ये जुड़ गया CH2 प्लस, तो ये क्या बन गया कार्ब कैटायन। तो यहाँ से ही रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में प्रोटॉन जुड़ गया या लुईस एसिड भी जुड़ सकते हैं जो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है X, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिनमें ये X कार्ब कैटायन से जुड़ा है तो इनमें होते हैं नॉन पेयर, तो ये अपने नॉन पेयर से इस कार्ब कैटायन को या बेंजीन रिंग जुड़ी है तो उस कार्ब कैटायन के पॉजिटिव चार्ज को रिंग में डिस्ट्रीब्यूट करके और इसको थोड़ा सा स्टेबल बनाती है। दूसरा जो स्टेप है हम जानते हैं वो दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, चेन प्रोपागेशन। यहां पर अब जब चेन प्रोपागेशन श्रृंखला जो संचरण पर है अब क्या होगा कि ये हमारे पास कार्ब कैटायन है इस तरह का, ओके, और यहां पॉजिटिव चार्ज पर फिर अगला रेडिकल आ गया या अगला मोनोमर आ गया तो ये बॉन्ड यहां पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर हमारे पास X था, फिर CH2 CH X बन गया S, और ऐसे अगर आप NCH2 डबल बॉन्ड CH X यूनिट जोड़ते रहेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH X और यहाँ हो गया CH2 ओके, फिर CHX, ये होल N ऐसा लगा दें और फाइनली जो आपको या यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छी तरह से, यहाँ पर हो जाएगा CH3 CHX CH2 CHX, ये हम ऐसा होल एन लेंगे ओके, और फाइनली यहाँ पर हो जाएगा CH2 CHX। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बना ये क्या है पॉलीमेरिक कैटायन। तो जितना लंबी चेन को बढ़ानी है इस तरह से वो जोड़ते जाते हैं। ये हो गया चेन प्रोपागेशन। अब देखो टर्मिनेशन कराना होता है, रिएक्शन को रोकना है। तो अब यहां पर जब रिएक्शन रुकेगी तो जरूरी है कि इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाया जाए। तो जो टर्मिनेशन है बच्चों, चेन टर्मिनेशन ओके, तो ये जो चेन टर्मिनेशन है ये कैसे किया जाता है कि जो पॉलीमेरिक कैटायन जो है कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल पॉलीमर बाय लॉस ऑफ ठीक है प्रोटॉन और एडिशन ऑफ बेस। समझ गए बच्चों कि जो मुक्त मूलक है कैटायन मूलक जो है कैटायन बहुलक मूलक जो है बहुलक यह है H प्लस को खोकर या बेस से जुड़कर उदासीन बहुलक में बदल जाता है, ऐसा जानते हैं
समझ गए ना? तो देखो कैसे, ये है आपके पास CH3 CHX, यहाँ पर CH2 CHX होल N, फिर CH2 CHX और ये था पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हमें न्यूट्रल करना है, तो दो कंडीशन है कि या तो यहाँ पर ये H+ यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या CH3 X CH2 CH, यहाँ पर हो गया X होल N और CH डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से। ये तो बन गया यहाँ पर क्या पॉलीमर, कैसा हो गया ये न्यूट्रल। या फिर यहाँ बेस जोड़ दो, यहाँ पर जो इसका नेगेटिव पार्ट बचा हुआ था एसिड का जो कैटालिस्ट के फॉर्म में था, तो CH2X होल N CH2 और यहाँ CHX और यहाँ पर बेस जुड़ गया, तो भी ये क्या हो गया पॉलीमर बन गया, न्यूट्रल हो गया। इस तरह से रिएक्शन को न्यूट्रलाइज्ड कर दिया जाए, मतलब कैटाइन को, तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि पॉलीमेरिक चेन को कैसे टर्मिनेट किया जाए। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और ये है, ये जो है मेनली यूज्ड, समझ लो बच्चों, यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ PVC, इसके पॉलीमराइजेशन में यूज होती है। इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन में भी यूज हो सकती है। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी इनके लिए यूज हो सकती है और इनके लिए कैटाइन है। तो ये कैटाइन में ज्यादा स्टेबल जल्दी चलती है, क्योंकि कैटाइन को स्टेबल बनाने के लिए मेहनाइन था और वो स्टेबल बना के और इस तरह से इनकी रिएक्शन को फास्ट करता है। अब तीसरा जो मैकेनिज्म है लास्ट, ओके, और वो है एनायनिक मैकेनिज्म। क्या है बच्चों? अब हम थर्ड मैकेनिज्म में आ जाते हैं और ये है एनायनिक मैकेनिज्म, और इसके भी 3 स्टेप्स हैं। अगर आप स्टेप्स देखें इसके तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो जाएगा चेन इनिशिएशन। ध्यान रखें कहीं पर भी चेन रिएक्शन चलती है तो हमेशा ये 3 स्टेप्स में होती है। तो यहां पर ध्यान रखें कि इनिशिएटेड बाय, ठीक है, बेस लाइक एज NaNH2 KNH2, ठीक है, RLI C4HNLI, इस तरह से कैसे इनिशिएट होगी एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन टेक्स प्लेस। समझ गए बच्चों कि इसमें इनसे इनिशिएट होगी, ये कैटालिस्ट होंगे, इनिशिएटेड बाय द बेस कैटालिस्ट है, ये क्या है बेस कैटालिस्ट। और इस स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है एनाइन का। अब देखो कैसे, यहां पर यूज हो सपोज NaNH2 गिव्स Na प्लस NH2। अब ये जो NH2 है एनाइन प्लस यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सपोज यहां पर साइनाइड ग्रुप है, तो यहां से ये क्या करेगा H2N CH2 और CHCl, यहां क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। ये साइनाइड ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना सकता है। और आगे चले हम, फिर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो यहां हो जाएगा H2N CH2 CHCl, फिर CH2 CHCl, यही। और ऐसा अगर हम यहाँ पर N मॉलिक्यूल्स जो है विनाइल साइनाइड के यूज करेंगे तो H2N, तो सॉरी यहाँ तक ही होगी, सॉरी अभी यहाँ तक हम आगे स्टेप में लेंगे। तो यहाँ तक ये बन गया हमारा क्या कार्ब एनाइन। क्या बन गया बच्चों कार्बन। तो हमें चेन इनिशिएशन में यही तक देना होगा। अगला जो स्टेप दे रखा वो मैं बिना देखे, और वो था चेन प्रोपगेशन का, लेकिन हम उसे अलग से डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप का कार्बन आयन बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं एनायनिक मैकेनिज्म। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है चेन प्रोपगेशन। ओके, तो प्रोपगेशन होना कैसे होगा, तो यहाँ था H2N CH2 C माइनस और ये था साइनाइड। ओके, फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट जोड़ दी CH2, ये नेक्स्ट मोनोमर यूनिट आ गई CN। अब यहाँ पर आ गया H2N CH2 CHCN CH2 CHCN और यहाँ क्या था नेगेटिव चार्ज। यही चलता रहेगा। तो जब आप ऐसे n मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे वाइनल साइनाइड के, तो हमें एक पॉलीमेरिक एनाइन बन जाएगा CH2CH
Cn, CH2 CH Cn यहाँ होल है और लास्ट में रह जाएगा CH2 CH Cn। तो ये क्या बन गया बच्चों? पॉलीमेरिक एनामर। इस तरह से तो यहां तक चेन प्रोपगेशन, मतलब जितनी डिजायर्ड लेंथ का हमें पॉलीमर बनाना है उस हिसाब से ये जोड़ा जाता है, एक मोनोमर्स यूनिट्स को जोड़ते जाते हैं। और थर्ड जो स्टेप है इसका, लास्ट स्टेप, समझ गए ना? तो वो क्या होगा? लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। तो ये चेन जो होती है, चेन टर्मिनेटेड, चेन रिएक्शन, हम क्या लिखेंगे? चेन रिएक्शन टर्मिनेटेड बाय एडिशन ऑफ प्रोटॉन। समझ गए बच्चों कि अब यहां पर प्रोटॉन का एडिशन होगा और चेन रिएक्शन जो है टर्मिनेटेड होगी प्रोटॉन के योग से। श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है बच्चों? अभिक्रिया रुक जाती है। और जो एनाइन है वो किस में चेंज हो गया? इस तरह से हम ये कहें कि जो हमारे पास एनाइन था पॉलीमर, ठीक है, यहाँ से जो है एडिशन ऑफ प्रोटॉन हुआ और यहाँ पर क्या बन गया? पॉलीमर। कौन सी रिएक्शन? टर्मिनेशन। तो यहाँ पर ये पॉलीमर बन गया न्यूट्रल। देखो कैसे कि यहाँ है H2N CH2CH Cn CH2CH Cn होल N CH2, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास साइनाइड और जो है नेगेटिव। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोटॉन हम यहाँ ले लें तो इस तरह से प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा? सपोज आपने NH3 और Na का यूज कर रखा है तो ये प्रोटॉन अपना रिलीज करके और इसको देगा तो बन जाएगा H2N CH2CH Cn CH2Cn होल N CH2C और यहाँ पर साइनाइड और ये हो गया, ये बन गया हमारे पास क्या? पॉलीमर। कौन सा हो गया? न्यूट्रल। तो ये जो मेनली यूज होती है, यूज्ड फॉर, ठीक है, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसके किसके लिए? इसके पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इस PAN का फॉर्मेशन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करने के लिए, इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन के लिए भी यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि रिंग नेगेटिव आयन को भी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेबल बना सकती है। तो ये था कुल मिला के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के 3 मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल, तो आपको ये याद रखना है कि किस मैकेनिज्म में किसके लिए यूज होती है। क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने आपको, तीनों मैकेनिज्म बता दी। कल हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं, उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।